कक्षा 12वीं में भौतिकी में आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा पढ़ाए जा रहे थे। तो प्रत्यावर्ती धारा में आप लोगों को कल की क्लास में डिफिनेशन और वर्ग माध्य मूल मान, अर्धचक्र में धारा का औसत मान के लिए व्यंजक बताया था। आज मैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में आगे जाऊंगा, जो इसका आपका मेन कैलकुलेशन है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, उसके पहले आप लोग बेटा प्रश्न बना लेंगे। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। तो प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा में बताया था, ऐसी धारा जिसका समय के साथ दिशा और परिमाण दोनों परिवर्तित हो प्रत्यावर्ती धारा है। और ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा परिवर्तित ना हो, परिमाण चाहे परिवर्तित हो या ना हो इस पे फर्क नहीं पड़ता, दिशा नहीं परिवर्तित होनी चाहिए, ऐसे धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। दूसरा मैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बताया था, ये रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव नहीं देते हैं, ऊष्मीय प्रभाव देता है। ये आपका दोनों रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव सब देता है, आपका दिष्ट धारा है वो। प्रत्यावर्ती धारा है बेटा एक मोटे तार में प्रवाहित करेंगे तो वो ऊपरी भाग में प्रवाहित होता है, जिसको स्किन इफेक्ट कहते हैं, जबकि दिष्ट धारा है किसी चालक तार के संपूर्ण भाग में एक जैसे प्रवाहित होता है। प्रत्यावर्ती धारा को नापने के लिए जो उपकरण होता है ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित होता है। दिष्ट धारा को नापने के लिए जो उपकरण होता है वो जनरली चुंबकीय प्रभाव पे आधारित होता है। क्लियर है आपका? प्रत्यावर्ती धारा है वो ट्रांसफार्मर है, प्रत्यावर्ती धारा पे काम करता है और बिना किसी शक्ति लॉस के, बहुत कम शक्ति लॉस के, मतलब विद्युत ऊर्जा में हानि पहुंचाए उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा शक्ति की हानि होती है। प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करना है तो चोक कुंडली का प्रयोग करते हैं, आपको मालूम है। बिना शक्ति हानि की चोक कुंडली द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि दिष्ट धारा को नियंत्रित करने के लिए अपन प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं, उसमें शक्ति की हानि होती है। तो आपके 7-8 अंतर होंगे, बुक से देख के आप लोग क्लियरली लिख लेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा प्रत्यावर्ती धारा में आप लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग प्रतिघात के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग प्रतिबाधा के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्या है प्रतिरोध? पहले बता दिए गए हैं विद्युत धारा में किसी परिपथ में द्वारा या किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध करता है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। प्रतिघात, यदि किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जिसको आप कुंडली कहते हो या शुद्ध संधारित्र हो तो इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में जो रुकावट डाला जा रहेगा वो कहलाता है प्रतिघात। इसको x से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब प्रतिबाधा, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध जिसका संकेत R होता है, कुंडली या संधारित्र तीनों में से कोई दो या तीनों, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध, कुंडली, संधारित्र तीनों में से कोई दो या तीनों उपस्थित हो तो परिपथ द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो रुकावट डाला जाता है वो प्रतिबाधा कहलाता है। शुद्ध प्रतिरोध में रुकावट प्रतिरोध, कुंडली या संधारित्र में रुकावट प्रतिघात। प्रतिरोध, कुंडली, संधारित्र तीनों में से कोई दो हो परिपथ में या तीनों हो तो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो रुकावट होगा उसको प्रतिबाधा कहते हैं। इसको जेड से डिनोट करते हैं। तो आपका प्रश्न होगा
प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा से आप क्या समझते हैं? याद रखना बेटा, इन तीनों का मात्रक ओम होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न आएगा, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा में अंतर लिखिए। तो पहला अंतर हो जाएगा बेटा आपका परिभाषा। ठीक है। दूसरा अंतर हो जाएगा, इसका मान आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, इसका मान आवृत्ति पर निर्भर करता है प्रत्यावर्ती धारा के, और इसका भी मान भी प्रत्यावर्ती धारा के आवृत्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि बेटा कुंडली और संधारित्र आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा उपकरण है, वो आवृत्ति पर निर्भर करते ही करते हैं। दो अंतर हो गया आप लोगों का। तीसरा अंतर लिख लेना, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको एक से प्रदर्शित करते हैं, इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिबाधा, प्रतिरोध और प्रतिघात में आप लोगों को अंतर लिखने हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, या अगला हम चर्चा करेंगे बेटा कलांतर, फेजर डायग्राम, कला आरेख, इन सब के छोटी छोटी चीजों के बारे में डिस्कस कर देता हूं, फिर अपन मेन कैलकुलेशन में आएंगे। अब ये सबसे पहले मैं बताता हूं कलांतर के बारे में। क्या है कलांतर? तो बेटा प्रत्यावर्ती धारा में मान लीजिए कि ये वोल्टेज का समीकरण है और ये धारा का समीकरण है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके मान एक साथ 0 रहेंगे। ये देखिए, एक साथ चक्र बदलेंगे। याद रखना बेटा, डॉटेड कम मान वाला धारा का रहेगा, परिपथ में धारा मान कम होता है, वोल्टेज अधिक होता है। एक साथ 0 हुए, एक साथ अधिकतम मान को प्राप्त किए, फिर 0 हुए, ऋणात्मक, सारे मान एक साथ प्राप्त कर रहे हैं, धनात्मक ऋणात्मक चक्र एक साथ बदल रहे हैं। तो ये समान कला में है। ठीक है। अब ये एक साथ नहीं है तो वही कलांतर कहलाते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसा हो गया परिपथ, इसका मतलब है धारा है वोल्टेज से फाई कोण आगे है, प्लस यानी कि आगे। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वोल्टेज है धारा से फाई कोण पीछे है, मतलब क्या हुआ, धारा फाई कोण आगे है। क्लियर आप लोगों का? तो जनरली कई क्वेश्चंस में धारा और वोल्टेज समान कला में होंगे, और कई क्वेश्चंस में धारा और वोल्टेज आगे पीछे होंगे। आगे होंगे तो अग्रगामी बोलते हैं और पीछे होंगे तो पश्चगामी बोलते हैं। अब ये संबोधन आपका है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, वोल्टेज है धारा से फाई कोण पश्चगामी है, वोल्टेज है धारा से फाई कोण अग्रगामी है। वैसे इसके बारे में चर्चा हो सकता है, तो आपको देख के क्लियर करना है। याद रखिएगा, जब शुद्ध संधारित्र, कहीं नोट कर लेंगे, उसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं। शुद्ध संधारित्र की बात हो तो धारा वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होगा, और शुद्ध प्रेरकत्व की बात हो, कुंडली की बात हो, तो धारा है वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होगा। धारा वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी किसमें? संधारित्र में, और विद्युत धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ में। इन सारी चीजों को मैं अभी बहुत आराम से डिटेल करने वाला हूं। आज और कल के क्लास में पूरा डिटेल हो जाएगा। अब हम कला आरेख भी बनाते हैं। कैसे कला आरेख बनाते हैं? ये कला आरेख है धारा और वोल्टेज को दिखाना। ये मान लीजिए कि x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये धारा I बह रही है और इसी डायरेक्शन में वोल्टेज है, तो धारा और वोल्टेज समान कला में है। कला आरेख है, कला के बारे में बता रहा है। ये होता है शुद्ध किसमें? प्रतिरोध में। अब मैं यदि ऐसे कर दूं, देखिए धारा वोल्टेज से पीछे है 90 अंश, तो पश्चगामी होता है किसमें? शुद्ध प्रेरकत्व वाले में। तो ये शुद्ध प्रेरकत्व वाले का ग्राफ होगा। अब यदि ऐसा आ गया
सॉरी बेटा। तो निश्चित रूप से ये शुद्ध संधारित्र वाला होगा, धारा वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी। ये कला डायग्राम है। वैसे ही हम फेजर डायग्राम बताएंगे। फेजर डायग्राम क्या करते हैं बेटा, कलर डायग्राम और फेजर डायग्राम में अंतर क्या है, इसमें ठीक ऐसे ही बनेगा आप लोगों का, लेकिन कोण के साथ आपको बताना है, कलांतर के साथ। मान लीजिए कि आपका V = V0 sin ओमेगा t समीकरण है, तो हम पहले करेंगे कि V है ओमेगा t कोण बना रहा है x अक्ष से। क्लियर है? अब मान लीजिए कि शुद्ध प्रतिरोध वाला आएगा, I भी इधर ही आएगा बेटा, कोण के साथ बनाते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का फेजर डायग्राम, कलांतर को लेते हुए बनाएंगे। शुद्ध प्रतिरोध का कलारे और फेजर डायग्राम में फर्क है, ठीक है। अब यदि मैं मान लीजिए कि शुद्ध संधारित्र का फेजर डायग्राम बनाना चाहूंगा, फेजर आरेख, कला आरेख नहीं, फेजर डायग्राम, फेजर आरेख, तो मान लीजिए कि ये ओमेगा टी हो गया V। अब मुझे पता है कि या कैलकुलेशन में देखेंगे कि शुद्ध संधारित्र वाले में धारा है वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी रहता है। ये इधर धारा बना दिया बेटा मैं I, याद रखना धारा हमेशा कम रहेगा, ये V और ये I, ये I और ये V। इस प्रकार से ये फेजर डायग्राम हो गया। ये आप लोगों का कलांतर आ गया π/2, फाई आएगा तो फाई कोण अपन बनाएंगे। इस प्रकार से आप लोगों को फेजर डायग्राम बनाना है। तो 3 कैलकुलेशन आप लोगों को ध्यान से देखना है, कला आरेख, फेजर डायग्राम, और आप लोग बनाएंगे धारा और वोल्टेज में परिवर्तन का ग्राफ समय के साथ, जैसे मैं ऐसे बनाया था। 3 चित्र पे आप फोकस करेंगे। तो मैं अभी आ रहा हूं शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप लोग प्रश्न बनाएंगे शुद्ध प्रतिरोध युक्त एसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में निम्न की गणना करें। ठीक है, तो पहला प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, वोल्टेज और धारा के मध्य कलांतर, समय के साथ वोल्टेज और धारा में परिवर्तन का ग्राफ, 5वां कला आरेख, 6वां फेजर आरेख। ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी में तो और अलग पॉइंट्स आएंगे। तो इसके आधार पे आप लोगों को सारी चीजें शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ के लिए आप लोगों को कैलकुलेट करने हैं आराम से, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं पहले पॉइंट के लिए, वोल्टेज का समीकरण। तो सबसे पहले तो बेटा चित्र बना लेते हैं अपन। क्या होगा चित्र आप लोगों का, ये रहा शुद्ध प्रतिरोध क्या R, ये आप लोग प्रत्यावर्ती धारा देंगे जिसका समीकरण V V0 sin ओमेगा t, ये मैं हमेशा लूंगा। धारा प्रवाहित होगी I। तो ये आप लोगों का शुद्ध प्रतिरोध वाला परिपथ हो गया है, ठीक है, क्लियर है। तो अपन आ जाते हैं
प्रतिरोध वाले एसी परिपथ में वोल्टेज का समीकरण चित्र में दिख रहा है बेटा। V इक्वल टू प्रूफ नहीं करना है, लंबा चौड़ा साइन ओमेगा टी जानते हैं। V0 वोल्टेज का अधिकतम मान जिसको आयाम बोलते हैं, ओमेगा कोणीय वेग, टी समय आप लिख सकते हैं। हो गया। अब दूसरा अपन धारा का समीकरण करेंगे। विद्युत धारा बेटा I बराबर होगा V अपान R, सभी को पता है क्योंकि V इक्वल टू IR होता है, प्रतिरोध में ओम का नियम लगेगा। अब हम बात करेंगे IV का मान होगा V0 साइन ओमेगा टी बटा R। अब I बराबर हो गया बेटा V0 बटा R गुना साइन ओमेगा टी। देखिए ये वोल्टेज का अधिकतम मान बटा प्रतिरोध, तो V बटा R I होता है। चूंकि यहाँ वोल्टेज का अधिकतम मान है तो धारा का अधिकतम मान आएगा जिसको आयाम बोलते हैं। चूंकि धारा का आयाम I0 बराबर होगा V0 अपान R, इसलिए I बराबर हो गया बेटा I0 साइन ओमेगा टी। V वाले को समीकरण 1 दे दो और I वाले समीकरण को दे दो, तो ये धारा और वोल्टेज का समीकरण इसमें सेम है। धारा और वोल्टेज का समीकरण सेम है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा तीसरा कलांतर की। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के मध्य कलांतर फाई बराबर 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों में ओमेगा टी है बेटा, कोई कला का अंतर नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है। तो शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं, उनके मध्य कोई भी कलांतर नहीं होता है। हो गया। अब ये हम ग्राफ बनाएंगे, चौथा धारा और वोल्टेज में परिवर्तन का ग्राफ, चौथा पॉइंट। तो कोई दिक्कत नहीं है ग्राफ के बारे में, अभी तो बार बार बना रहे हैं हम लोग ग्राफ। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ये वोल्टेज वाला ग्राफ ज्यादा करेंगे, मैं पहले ही बोल दिया हूँ वोल्टेज का मान प्रायः ज्यादा होता है धारा से। ये एक जैसे कोशिश करेंगे, और ये डॉटेड मैं धारा को कर रहा हूँ, समान कला में है। ये आप लिख सकते हो बेटा, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, और ये डॉटेड वाला है जहां भी जगह बसता है, ये प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है। इधर समय रहेगा और इधर V या I रहेगा बेटा। दोनों ग्राफ एक साथ हो गया है, V का लूंगा तो V वाला बनेगा और I वाला I, तो दोनों में परिवर्तन का मैंने एक साथ बना दिए ग्राफ। देखिए कितनी आसानी से हम ग्राफ बनाए हैं। स्पष्ट तौर पे आप लोग समझ लीजिए, नहीं तो आगे आप लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है। अब मैं चौथा पॉइंट आ रहा हूं, कला आरेख। पांचवा पॉइंट है शायद, कला आरेख। तो कला आरेख कैसे बनाते हैं पता है? कलांतर को शो करना रहता है कि यहाँ कलांतर नहीं है, तो एक ही डायरेक्शन में होगा। ये x कर देता हूँ और इस तरफ क्या कर देता हूँ y, v हो गया। कई लोग VR लिख देते हैं इसको, और ये क्या I हो गया। ये कला आरेख हो गया, कोई जरूरत ही नहीं है। V और I दोनों समान कला में है, वोल्टेज और धारा एक ही दिशा में है, कोई भी कलांतर नहीं है, ठीक है। अब मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा। याद रखना बेटा, फेजर डायग्राम को वामावर्त डायरेक्शन में करते हैं ना, आगे पीछे को। तो अगला पॉइंट है फेजर आरेख। तो ये मैं फेजर आरेख बनाने जा रहा हूँ आप लोगों का। ये y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ, ये आप लोगों का मैंने v बना लिए,
समीकरण के अनुसार ओमेगा टी है, आई भी इसी के डायरेक्शन में है। तो ये इस प्रकार से आप लोग फेजर डायग्राम को इसको क्लियर कर सकते हैं। V और I, यहाँ I और यहाँ पे V। तो इस प्रकार से ये कलर आरेख है, स्पष्ट रूप से आप लोग क्लियर ओमेगा टी लिखा हो ना, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ऐसे हम सारी परिपथ के लिए करेंगे बेटा। अब शुद्ध कुंडली प्रेरकत्व के लिए, फिर शुद्ध संधारित्र के लिए, फिर हम आएंगे आरसी के लिए, आरएल के लिए, एलसी के लिए, आरएलसी के लिए, पूरा कंफ्यूज कर देता है। तो कोई चिंता नहीं है, चित्र में आप फोकस करें, बन जाएगा। अब मैं आ रहा हूं शुद्ध संधारित्र वाले परिपथ के लिए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन होगा शुद्ध संधारित्र वाले परिपथ के लिए निम्न की गणना करो और सेम पॉइंट रहेगा। 6 पॉइंट में दिया था, आप लोगों को सेम पॉइंट आप लोगों को करने हैं, ठीक है। शुद्ध संधारित्र वाले परिपथ के लिए निम्न के लिए गणना कीजिए। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज समीकरण, कलांतर धारा वोल्टेज में परिवर्तन का ग्राफ, कला आरेख, फेजर डायग्राम। 6 पॉइंट आप लोगों का होगा, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूं शुद्ध संधारित्र वाले परिपथ के लिए। ये शुद्ध संधारित्र है और ये मैंने प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कर दिया। V इज इक्वल टू लिख देता हूं V0 साइन ओमेगा टी। आप चाहो तो V को VC भी लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, यहाँ पे V और I के रूप में ही करेंगे। और ये रहा आपका I, ये रहा आपका C। सिंपल सा वही चित्र आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया। तो बेटा प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ये होगा, पहला पॉइंट तो वही लिखाएगा, सॉरी वोल्टेज का समीकरण निम्नानुसार है करके ये लिखाएगा। V0 वोल्टेज का आयाम, कोणीय वेग और समय सेम तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ सेकेंड पॉइंट धारा के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो अब हम विद्युत धारा का कैलकुलेशन करेंगे। तो धारा आप जानते हैं आवेश में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। तो आप जानते हैं बेटा क्योंकि Q इज इक्वल टू सी, जहां Q संधारित्र में उपस्थित आवेश हो जाएगा और C संधारित्र की धारिता और V तो वोल्टेज है बेटा। अब आप लोग आएंगे, लिख सकते हैं कौन क्या है, तो संधारित्र में सेकेंड पॉइंट कर रहा हूं, प्रवाहित धारा I बराबर होगा बेटा dq अपॉन dt। तो d बटा dt CV, C तो नियतांक है बेटा, d बटा dt V रखो, V का मान d बटा dt, V का मान है शायद क्या V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी। तो V0 नियतांक में बाहर कर देता हूं, CV0। अब ये आ गया d बाई डी टी साइन ओमेगा टी। आप सभी जानते हैं साइन का समाकलन होता है कॉस, समाकलन नहीं अवकलन होता है कॉस ओमेगा टी, और इसको कुछ मानोगे तो ओमेगा आएगा, ओमेगा का गुणा होगा। अवकलन में गुणा करते हैं और समाकलन में भाग देते हैं। इस प्रकार से आप लोगों का बनता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ओमेगा सी V0, हाँ कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। अब स्टैंडर्ड समीकरण में कॉस नहीं होता, क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। तो हम इसको V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, आई का मान भी साइन के रूप में चाहिए, तो इसको हम साइन में बदलेंगे। तो साइन में बदलेंगे तो धारा आगे आएगा कि पीछे होगा, ये क्लियर हो जाएगा। C इज इक्वल टू V ओमेगा C0, ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। आप सभी को पता है द्वितीय चतुर्थांश 90 अंश थीटा होता है, साइन और कॉस का मान प्लस बाकी माइनस 90 में साइन कॉस में हो जाएगा।
तो ये आ गया आपका ओमेगा सी वी जीरो, थोड़ा जमा देता हूँ बेटा, साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 आप लोगों का। अब जाहिर है ओमेगा सी वी जीरो है वो धारा का मान बताएगा बेटा, विद्युत धारा का मान, अधिकतम मान बताएगा वी जीरो है करके। तो याद रखना आई जीरो का यहाँ फार्मूला आ गया है सी के रूप में, ठीक है। तो ये आ जाएगा y बराबर हुआ आई जीरो, हाँ, साइन ओमेगा टी प्लस क्या 5/2। ये रहा समीकरण 2, वी वाले को समीकरण 1 दे देना, समीकरण 2, जहां धारा का आयाम आई जीरो बराबर हुआ बेटा ओमेगा सी वी जीरो, ठीक है। अब ये बोलेंगे ये कैसे हो गया सर ओमेगा के रूप में, तो बेटा ये संधारित्र है तो ओम के नियम से I इज इक्वल टू आना चाहिए बेटा V बटा x, R की जगह x जिसको प्रतिघात बोलते हैं। x का मान ओमेगा n होता है जब शुद्ध प्रेरकत्व हो, और x का मान 1 ओमेगा c होता है जब शुद्ध संधारित्र पलट के ओमेगा c आ गया, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं, तथा प्रतिघात x बराबर 1 ओमेगा c। आगे प्रतिरोध ही आपका प्रतिघात है तो उलट के ऊपर चला जाएगा, तो अपन प्रतिघात भी निकाल ले इसको देख के ओम के नियम से। x इज इक्वल टू होगा आपका 1 ओमेगा c, किसके लिए, संधारित्र के लिए, ठीक है। तो प्रतिघात निकालो बोलेगा तो इसमें निकल चुका है आप लोगों का, स्पष्ट है, इससे क्लियर करके तो ये आप लोगों का निकाल लिया। अब कलांतर के बारे में, तो साथ ही क्या बेटा प्लस है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज से π/2 आपका अग्रगामी है, तो लिख लीजिए आप लोगों को। तीसरा पॉइंट, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि शुद्ध संधारित्र वाले एसी परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज से π/2 कोष्ठक में लिख सकते हो 90 अंश अग्रगामी होता है। तो ये लीडिंग आया बेटा, सीधा आप लोगों का अग्रगामी हुआ, बहुत सिंपल कैलकुलेशन किया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट भी हो गया। अब चौथा पॉइंट होगा, ग्राफ हमें बनाना है आप लोगों को परिवर्तन के लिए। ग्राफ समय के साथ धारा और वोल्टेज में परिवर्तन के लिए ग्राफ बनाना है। तो मैं आ जाता हूँ ग्राफ बनाने के लिए। ये आप लोगों का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है। तो वोल्टेज और धारा के मध्य आप लोगों को ग्राफ बनाना है जो समय के साथ परिवर्तित होगा, ठीक है। तो वोल्टेज को मैं बना दिया बेटा जीरो से, जैसे बनाते आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जीरो से बना दिया। अब धारा आगे है कि पीछे है, जवाब आया आगे है। यहाँ आगे है 90 अंश, तो मैं 90 अंश को टॉप लेके इसका सेंटर कर लेना बेटा, ये सेंटर पे मिलते जाएगा। 90 अंश को टॉप लेके ये मैं इस प्रकार से, यहाँ टॉप आ जाएगा धारा का, ये इस वाले लाइन पे टॉप आ जाएगा धारा का, और इस प्रकार से आप लोगों का धारा का ग्राफ बनेगा। जब वोल्टेज जीरो है तो धारा अधिकतम होगा, क्योंकि साइन 90 अंश का मान ऐसा आया बेटा, साइन ओमेगा टी प्लस 90 अंश है ना। वोल्टेज के लिए ओमेगा टी को जीरो लूंगा, मान का जीरो लेने के लिए, तो ये π/2 यानी कि 1 होगा तो अधिकतम मान आएगा। तो इस प्रकार से ग्राफ हो गया। जब ये अधिकतम है, देख लेना ये जीरो पे मैच करेगा, अधिकतम है तो जीरो पे, थोड़ा सा पॉइंट्स को ध्यान रखना। तो ये आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज है,
और ये आप लोगों का प्रत्यावर्ती धारा है। बेटा ऊपर ही प्रत्यावर्ती क्या हो गए धारा। इधर समय हुआ और इधर इस तरफ होगा V या I धारा या वोल्टेज। तो इस प्रकार से समय के साथ प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा में परिवर्तन का बहुत सिंपल आप लोगों ने ग्राफ बना लिए हैं। घुमाव पे ध्यान रखेंगे, एक जैसे रहे ये डिस्टेंस भी, और धारा हमेशा वोल्टेज से आप लोग छोटा बनाएंगे ग्राफ को। किसी भी परिपथ में धारा वोल्टेज से कम ही होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक धारा वोल्टेज से हाई रहे। करेक्ट है आप लोग का, तो उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है कला आरेख बनाना है। तो चलिए कला आरेख बना लेते हैं हम। तो कला आरेख बनाएंगे, x और क्या y जो भी है बेटा, ये इधर I आ जाएगा, नहीं v आ जाएगा, नहीं I आगे होगा किससे, I आगे होगा v से, सॉरी ये I होगा और इस तरफ v होगा, ये π/2 आगे है। वो कैसे I कर दिया, इधर v कर दिया, आप लोग नहीं करेंगे, ये ज़्यादा बेहतर है। अपन लोग वामावर्त में ही घूमते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग करेंगे कि v पीछे है I से कितना π/2, ये ग्राफ बनाएंगे आप लोग, ठीक है। I को मेन उसमें बनाना है। अगला फेजर डायग्राम, चलो बना लेते हैं फेजर डायग्राम। x और y तो कोण के साथ बनाते हैं, v वाला समीकरण है किससे है आपका ओमेगा t से, ठीक है। अब I यहाँ से 90 डिग्री है बेटा, 90 अंश जानते हो, ये 90 अंश है π/2, ये रहा क्या I, ये डायरेक्शन रहता है वामावर्त, इसका हाँ घुमाने का ध्यान रखना। I को बनाओगे तो हमेशा V से वामावर्त डायरेक्शन में ही आप लोगों को करना है फेजर डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा I और यहाँ मिलेगा तो इसका मान आएगा V। इस प्रकार से आप लोग फेजर डायग्राम पे क्लियरली बना सकते हैं। तो उम्मीद है फेजर डायग्राम समझ गए होंगे, कला डायग्राम समझ गए होंगे, और धारा वोल्टेज में परिवर्तन का कैसे बनाते हैं ये भी समझ गए होंगे। तो आप लोगों से ये है थोड़ा सा देख के आएंगे कल, और कल की क्लास में हम शुद्ध प्रेरकत्व के लिए भी देखेंगे और बाकी मिश्रित परिपथ के लिए भी इन्हीं सब कैलकुलेशंस को करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही है।